Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. Today we are going to start with our wonderful batch of SFM Strategic Financial Management for CA Final. 100 मार्क्स का पूरा पेपर है सर. ग्रुप 1 सेकंड पेपर 100 मार्क्स का. वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ग्रुप, एक है एसएफएम और दूसरा है लॉ. बच्चों में ये धारणा है कि ऑडिट में मार्क्स कितना भी पढ़ लो इंस्टीट्यूट वाले देते नहीं हैं. ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर पाते या ऑडिट का सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करती है और आज तक ये कोई पता नहीं कर पाया. तो मार्क्स थोड़े एवरेज मिलते हैं. बट एसएफएम और लॉ ये दो पेपर ऐसे हैं जिसमें स्कोर किया जा सकता है. सो इन केस अगर एफआर यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट में आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं तो एग्रीगेट या एग्जम्पशन लाने के लिए एसएफएम और लॉ वाला पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा. सो दिस मेक्स दिस सब्जेक्ट एक्साइटिंग एंड इसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने वाले हैं. बहुत सारा जो पार्ट है आपका सिलेबस का उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ. दिस बीइंग अ रेगुलर बैच, इट डिज़र्व्स द रियलिटी वाला वर्ल्ड कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी मिले. मैं कुछ अजम्पशन लेके चलूँगा कि आप इंटरमीडिएट से आगे आए हैं और आपने इंटरमीडिएट पे एफएम ठीक से नहीं पढ़ा है. तो मैं रेफरेंस ज़रूर दूंगा इंटरमीडिएट में एफएम का जब जब ज़रूरत पड़ेगी कि चलो ये कॉन्सेप्ट एसएफएम में इंस्टीट्यूट वहाँ से लेके आया तो आपने कहाँ पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था, मैं ले जाके दिखाऊंगा भी सही आपको. बट मैं वो कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ओवरव्यू ज़रूर दे दूंगा यहाँ पे. हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं एफएम इको का जो सब्जेक्ट था. हो सकता है बहुत कम नॉलेज हो आपको एफएम इको का, बस पास हो गए आगे. तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से उसमें चलूँगा, जिसमें ये मान के चलूँगा कि आपको बहुत कम या नॉलेज नहीं है उस कॉन्सेप्ट का. तो कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, आगे अपन बढ़ेंगे. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया. अब इसके बाद में मैं आपका इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पूरी की पूरी रेगुलर बैच को समझने में और प्रॉपर अप्रोच फॉलो करने में मदद करेगा. इसके बाद आपको रिवीजन या क्लास ख़त्म होने के बाद में भी क्या अप्रोच फॉलो करना है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी. असली मज़ा तो शुरू होगा जब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे सर. ठीक है, बट एक बेसिक चीज़ें आपको ओवरव्यू बताना ज़रूरी है. तो सबसे पहले चीज़ जो ध्यान देनी आपको ज़रूरी है वो है सर कि सब्जेक्ट में चैप्टर्स क्या क्या है. आपका ये एसएफएम का पेपर है और एसएफएम के पेपर में टोटल मिला के 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स. ठीक है, इसमें से कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर है, कुछ थ्योरी चैप्टर है, कुछ बड़े चैप्टर्स है सर और कुछ छोटे चैप्टर्स है. तो मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ, मार्किंग कर लेंगे हम. इसके बाद में आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा, कब कब मिलेगा और क्या कहते हैं मेरा अप्रोच क्या होगा, लेक्चर्स में अप्रोच क्या होगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा. पहला चैप्टर है आपका स्मॉल चैप्टर, तो एस लिख दूंगा, और थ्योरी है तो थ्योरी लिख दिया मैंने. ठीक है, तो आपके पास अगर ये होगी, अभी जैसे जिस टाइम पे बैच चलेगी उस टाइम पे शायद थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये पहुंचने में, बट एक बार जून जुलाई ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप ये लेक्चर्स खरीदते हैं तो आपको ये ऑलरेडी मिला होगा, उसमें मार्किंग कर लेना. तो स्मॉल चैप्टर थ्योरी. सेकंड वाला आपका स्मॉल चैप्टर है थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर में. मतलब इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. इसके बाद ये है मीडियम चैप्टर बोल सकते हो, बड़ा भी नहीं बोलेंगे हम, और ये मोस्टली थ्योरी है. इसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है बट मोस्टली थ्योरी है. सिक्योरिटी वैल्यूएशन बड़ा चैप्टर है, लार्ज, और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है. थ्योरी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंक्लूडेड नहीं है, इनके अंदर भी थ्योरी इंक्लूडेड है. इनकेस पूछा गया तो इनमें से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट 90% चांसेस है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके. सिक्योरिटाइजेशन ये स्मॉल चैप्टर है और आपका प्योरली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है. म्यूचुअल फंड्स आपका मीडियम चैप्टर है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है. डेरिवेटिव्स लार्ज चैप्टर है, प्रैक्टिकल.
फॉरेक्स लार्ज चैप्टर प्रैक्टिकल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्मॉल चैप्टर प्रैक्टिकल, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आप नाम पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, मीडियम चैप्टर प्रैक्टिकल, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मीडियम चैप्टर प्रैक्टिकल, मर्जर्स लार्ज चैप्टर प्रैक्टिकल, और स्टार्टअप फाइनेंस स्मॉल चैप्टर थ्योरी। ये सब चीज़ें मैंने आपकी यहाँ पे लिख दी। कौन से छोटे छोटे चैप्टर है, कौन से बड़े बड़े चैप्टर है, कौन से प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, कौन से थ्योरी से रिलेटेड है। एक बार मतलब आप इंटर से आगे आ ही चुके हो तो अलग अलग बच्चों का ना अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी की थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, ये चीज़ मान के चलिए। अच्छा, आगे चैप्टर्स के नाम एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन और स्टार्टअप फाइनेंस। ये 14 चैप्टर हो गए। इसके बाद वेटेज भी दिया हुआ है कि ये जो पहले 2 छोटे चैप्टर है उसमें 5 से 10% टोटल मार्क्स का पूछा जाएगा। ये वेटेज एक्चुअल ऐसा ही आएगा ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट भी क्लैरिफाई करता है कि हमने वेटेज आपके रेफरेंस के लिए दिया है, ज़रूरी नहीं है हर बार इतने ही मार्क्स का इन दोनों में से पूछा जाएगा, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। टोटल पेपर जो आता है वो 120 मार्क्स का आता है ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ, उसमें से 100 मार्क्स का आपको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो 5 से 10% है ये लगेंगे सर 120 पे। ठीक है, चलिए 10% भी मान के चले तो तकरीबन 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 3 चैप्टर का सेकंड सेक्शन बनाया इंस्टीट्यूट ने, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर, उस पर 20 से 30% का वेटेज दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 चैप्टर। इनफैक्ट मैं बोलूँगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है पूरे सब्जेक्ट में। छोटे छोटे है का बट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ा आपको यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल फील होना शुरू होगा। सिक्योरिटाइजेशन काफ़ी छोटा। सिक्योरिटाइजेशन, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स, इनका एक ग्रुप बनाया जिस पे 20 से 25% मार्क्स डालें। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा आपको चैप्टर, बाकी ईजी है। फॉरेक्स में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा, और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा लेकिन कन्फ्यूजिंग होगा ज़रूरी है फॉरेक्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो क्वेश्चंस कम है लेकिन जितने भी क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इस पे भी देखो इन्होंने 20 से 30% दिया है, यानी कि सेक्शन 2 और सेक्शन 4 पे सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद सेक्शन 3 और फिर धीरे धीरे वापस कम हुआ। कॉर्पोरेट मर्जर्स भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें 8 से 10 मार्क्स कम से कम पूछे जाएंगे। मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। और एक आखिरी चैप्टर है स्टार्टअप फाइनेंस। छोटा चैप्टर है, रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड है। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, उसी के बारे में जानकारी इसके अंदर आपको पता चलेगी। 5 से 10%, यानी कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंफर्म है सर, इसमें थ्योरी का कंफर्म है आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके चैप्टर्स के बारे में आपको जानकारी। अब मेरा क्या सजेशन है? मेरा सजेशन यही है कि जो छोटे छोटे चैप्टर है उसको स्ट्रॉन्ग बना लेना, इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना कि कुछ भी पूछा जाए मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो जैसे ही आप छोटे छोटे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स मैं आपके गारंटीड कंफर्म कर देता हूँ आज ही। 4 मार्क्स इसमें पूछे जाना कंफर्म है। ठीक है, ये भी छोटा है, इसमें 4 से 8 मार्क्स का आएगा। थ्योरी आई तो 4, प्रैक्टिकल आया तो 8। ठीक है, इसके बाद ये बहुत ईजी जाएगा, इसके बाद ये भी बहुत ईजी जाएगा आपको, इसके बाद ये बहुत ईजी जाएगा। तो इतने चैप्टर्स छोटे हैं ये मैक्सिमम, अगर आप कर लो तो 4, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 ही मान के चलते हैं 20 और 4 24, 24 में से और 4 हटा दो, 20 मार्क्स तो आपके गारंटीड है सर। कितना भी हो जाए ये छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि कम समय में 20 मार्क्स आपको कवर अप करने। पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट बोलता है 40 मार्क्स इंडिविजुअली आना ज़रूरी है और एग्रीगेट में 50 आना ज़रूरी है। हमारा टारगेट रहेगा सर 80 से 90 तक के मार्क्स हमको आने चाहिए। इस हिसाब से तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी करवाऊंगा।
ठीक है, उसमें अब मैं पासिंग मतलब गिरी से गिरी हालत में भी बात करूं तो 20 मार्क्स तो कहीं नहीं जाते, और बाकी के 20 मार्क्स तो एफर्ट्स लगाने के बाद आएंगे ही। तो ये पूरा का पूरा आपका वेटेज हो गया, सेक्शन वाइज वेटेज। अब आते हैं सर सेकंड वाला पार्ट है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है पेपर का, तो उस अप्रोच को हम ध्यान में रखेंगे आगे। उसके बाद मैं रेगुलर बैच से रिलेटेड किताबें और अप्रोच की बात करूँगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो नवंबर 2020 का मेरे पास में पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा वो पेपर। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, गारंटीड कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या आता है। इन्होंने टोटल कितने क्वेश्चन पूछे सर हमसे? 6 क्वेश्चन पूछे। 100 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर होगा, मतलब सॉल्व आपको मिलेंगे। 3 घंटे का समय दिया गया है। क्या लिखा है ध्यान देना। आंसर्स टू क्वेश्चन आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम। छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, मतलब किसी भी हाल में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो कंपलसरी है, छोड़ नहीं सकते। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो इसका मतलब आप अगर मेरे को पूछोगे कि सर इन 14 चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कर दो और बाकी चैप्टर में छोड़ दूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। छोटा से छोटा चैप्टर हो या बड़ा से बड़ा चैप्टर हो सर, सारे कवर करना ज़रूरी है। इसके बाद कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है बाकी 5 में से। टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे, तो 100 मार्क्स का आपका ऐसा बन जाता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 5 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं जिसमें से 4 सॉल्व करने हैं। तो 80 ये 20 ये 100 मार्क्स ऐसे होंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 में ये ए पार्ट आया 8 मार्क्स का, उसके बाद बी पार्ट आया 8 मार्क्स का और सी पार्ट आया 4 मार्क्स का। ए बी सी 8 8 16 और 4 20 कंपलसरी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन डाल दे, कंपलसरी 20 मार्क्स तो उनको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ए है 8 मार्क्स का, बी है 8 मार्क्स का और सी है 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पैटर्न सेम आया, इसमें सेम आया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ए देखो 7 मार्क्स का है, बी अगर आप देखोगे तो वो 10 मार्क्स का है, 10 और 7 17, और सी देखोगे तो 3 मार्क्स का है। यानी यहाँ पे ए बी सी तो पैटर्न सेम रहा लेकिन मार्किंग बदल गई। तो 8 8 4 8 8 4 और अब आया 7 10 और 3। ठीक है, क्या सर अब 7 10 3 कंटिन्यू होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 4 ए देखो बड़ा क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स डाल दिए, 12 मार्क्स का ये हो गया, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा। बी पार्ट दे दिया 4 मार्क्स का, सी पार्ट दे दिया 4 मार्क्स का, 12 4 16 और 4 20। तो मार्किंग कुछ भी हो सकती है लेकिन सारे क्वेश्चन में अभी तक एक चीज़ कॉमन थी, ए बी सी, ए बी सी। और नॉर्मली सी वाला जो क्वेश्चन है वो उन्होंने थ्योरी में दिया है, यहाँ थ्योरी में दिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी थ्योरी में दिया, और पहले वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ भी थ्योरी में दिया। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने प्रैक्टिकल दिया है, सी वाला पार्ट। तो मोस्टली थ्योरी है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि आपका थ्योरी का कोई अलग क्वेश्चन नहीं है जिसको ऑप्शन में छोड़ दोगे। थ्योरी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, या तो सेकंड क्वेश्चन या तो थर्ड क्वेश्चन या तो फोर्थ क्वेश्चन, इन तीनों में से 2 तो सॉल्व करना कंपलसरी है। और दोनों सॉल्व करना कंपलसरी है तो थ्योरी भी सॉल्व करना कंपलसरी हो गया। ओल्ड सिलेबस में ऐसा हुआ करता था, प्रैक्टिकल के सारे अलग क्वेश्चन होते थे, थ्योरी के अलग क्वेश्चन होते थे। तो बच्चे क्या करते थे, थ्योरी का क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ के आ जाते थे। अब इंस्टीट्यूट ने चालाकी करी कि प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल और थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और थ्योरी ऐसे करके क्वेश्चन बनाए। ठीक है, अब 5वां देखते हैं हम। 5वें में ए पार्ट है 8 मार्क्स का, बी पार्ट है 8 मार्क्स का और सी पार्ट वापस से थ्योरी 4 मार्क्स का, सेम पैटर्न। 6वें में ए है 8 मार्क्स का, बी है 8 मार्क्स का, सी पार्ट फिर से थ्योरी 4 मार्क्स का। तो इस पूरे पैटर्न को देखते हुए आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि पहली बात तो थंब रूल कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट का जो मन हुआ वो दे सकते हैं, लेकिन 80% ऑफ द टाइम आपको ये पैटर्न देखने मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो आएगा कोई भी जो क्वेश्चन आएगा उसके 3 पार्ट रहेंगे, ए बी और सी। तीनों पार्ट में मार्किंग नॉर्मली इस तरह से होगी, हालांकि बदल सकती है, कुछ कुछ मार्किंग हमने देखी, लेकिन मैक्सिमम मार्किंग ये थी। इसके बाद ये पार्ट प्रैक्टिकल होगा, ये प्रैक्टिकल होगा और ये थ्योरी होगा।
ऐसे करके आपको कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको टोटल सॉल्व करना है। थ्योरी अवॉइड नहीं कर सकते, तो देर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू स्टडी दैट थिंग। इतना क्लियर कर दिया मैंने आपको। ये हो गया सर क्वेश्चन पैटर्न जो पेपर आता है वो। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें बता दी, थोड़ा रिलैक्स रहिए, कोई वो नहीं है। आपको मैंने वेटेज बता दिया, आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। अब अपनी बैच की बात करते हैं। अभी तक तो मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात कर रहा था कि क्या क्या इंस्टीट्यूट कवर कर रहा है। अब अपनी बैच की बात करते हैं सर कि आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पॉइंट पे समझना ज़रूरी है। This is the 1st April, 2nd April I think. Today I have started recording this 2021. तो सबसे पहले ये जो बैच है, ये बैच अगले 2 साल के लिए अप्लीकेबल है। नवंबर 2021, मई 2022, नवंबर 2022, मई 2023 एज वेल। नवंबर 23 वाले भी बच्चे इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90% कोर्स सेम रहेगा। जैसे जैसे एक एक अटेम्प्ट ख़त्म होते जाएगा मैं चीज़ें अपडेट करता जाऊंगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता जाऊंगा मोबाइल में। आपने अभी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या मोबाइल, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लिया होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। मोबाइल लिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव लिया है तो जितना आपको अभी रेगुलर बैच में मटेरियल मिल रहा है वो सारा का सारा लैपटॉप में आप फ्रीली देख सकते हैं। फ्रीली मतलब पैसे दिए हैं आपने उस चीज़ के, देख सकते हैं। एक बार वैलिडिटी ख़त्म हो गई, दूसरा या तो आपका अपडेट आया, ये दोनों चीज़ें सर आपको सिर्फ मोबाइल में मिलेगी। वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद एक्सटेंशन जब आप कराते हो कि सर मेरे को एक्सटेंड कराना है 1.5-2 साल बाद, 2 साल का कोर्स ले लिया आपने, 1 साल का कोर्स ले लिया, उसके बाद आपको एक्सटेंड कराना है, तो एक्सटेंशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन वो एंड्रॉयड में एक्सेस मिलेगा आपको। उसके बाद अपडेट जितने भी आएंगे हर अटेम्प्ट के बाद में एक एक अटेम्प्ट के क्वेश्चन इंक्लूड करने पड़ेंगे, वो आपको 2-3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे मैक्सिमम रहेगा, वो भी एंड्रॉयड में मिलेगा। ठीक है, एक इतनी क्लैरिटी आ गई। एक चीज़ याद रखो सर, मैं जब तक आप पास नहीं होते तब तक मेरा साथ है आपको, तब तक आपके पास वीडियोस का एक्सेस किसी न किसी तरह से मिलता जाएगा। एक्सटेंशन के नॉर्मली पैसे कम रहते हैं या कभी कभी फ्री रहता है, तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा। पैसे बहुत कम रहेंगे अगर रहेंगे भी तो। रेगुलर बैच में आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा? सबसे पहले तो आपको सर कंपाइलर्स मिलेगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है, सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है जो 70-80% बोल सकते हो, आपके 80 से 84% मार्क्स कवर करेगा। ये किताबें मार्केट में अलग से ख़रीदने के लिए भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अलग से भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कवर क्या क्या होता है सर? इंस्टीट्यूट के मटेरियल का हर क्वेश्चन कवर्ड है। स्टडी मटेरियल बोलो, प्रैक्टिस मैनुअल बोलो, पास्ट एग्जाम पेपर बोलो, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, और बाकी आई थिंक आपको आरटीपी एमटीपी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरमीडिएट से आगे आए हो तो आपने गो थ्रू किया ही होगा वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें कवर्ड है। क्वेश्चन आता है सर अदर में क्या है? ये भी अदर क्या है सर? अदर कौन सा मटेरियल होता है? कई बार इंस्टीट्यूट ऐसे कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में डाल के रखता है जिस पे कोई क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे को फिर कहीं और इंटरनेशनल ऑथर की बुक से, CFA की एग्ज़ाम से, CWA की एग्ज़ाम से, दूसरे एग्ज़ाम से या दूसरे मटेरियल से लाना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी है। तो अदर मटेरियल के भी क्वेश्चन कुछ कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। मैक्सिमम दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा और आंसर भी मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ 2nd एडिशन की। कंपाइलर की 3rd एडिशन आपके लिए अप्लीकेबल रहेगी जो आप ये बैच ले रहे हैं। अभी मेरे पास में वो बुक फाइनलाइज हो रही है 3rd एडिशन, तो प्रिंटिंग पे जाएगी और प्रिंटिंग पे जाने के बाद 15 दिन बाद मेरे पास में आएगी। तकरीबन 5000 से 6000 क्वांटिटी हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, जो कि नवंबर अटेम्प्ट तक ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। एक ये किताब है सर कंपाइलर में, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे कुछ दिख रहा होगा, मतलब ग्रीन स्क्रीन की वजह से, ठीक है। और दूसरा ये तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, ये इसका कलर एक्चुअली ग्रीन है, ग्रीन कलर है यहाँ पे, इसीलिए आपको ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन ना वो ऐसा दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सा, क्योंकि ग्रीन हट जाता है। तो इसका ये 2 किताबें रहेगी, आप मोटापा देख सकते हो इसका, इन दोनों से मोटी ही रहेगी आपके पास जो किताब आएगी, इन दोनों से मोटी ही रहेगी, क्योंकि
इनमें 500 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है और उसके बाद आई थिंक मैंने 100 के आसपास क्वेश्चन और डाल दिए हैं इसके अंदर में जो नए आए थे। ठीक है, तो ये हो गया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा, आप देख सकते हो, ये है एक कंपाइलर। ठीक है, मॉड्यूल 1 रहेगा। इसके अंदर में कुछ म्यूचुअल फंड तक 7 चैप्टर तक इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, और वो दूसरी कंपाइलर उधर में ग्रीन वाली। ये 2 कंपाइलर आपको आएगी। ये सबसे मोटी बुक रहेगी आपके सारे बुक्स में। इसके अंदर में होता क्या है, मैं आपको एक बार झलक भी दिखला देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, तो बच्चों को पता होना चाहिए ख़रीदने के पहले कि वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, एवरीथिंग। तो ये वॉल्यूम 1 हो गया। इसमें कुछ इस तरह से स्टार्टिंग रहेगी। पुराने एग्ज़ाम का जितना भी डिटेल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, कि कितने कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ से चालू होता है सर आपका मेन मटेरियल। तो कुछ इस तरह से कलर्ड रहेगा। पहली बात तो चैप्टर 1 रहेगा, इसमें फिर ये क्वेश्चन थेरी जितनी भी है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दी है, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। हर क्वेश्चन के नीचे रेफरेंस रहेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कौन सी जगह पे कब और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, हर क्वेश्चन के नीचे। तो ये तो खैर थेरी चैप्टर है, कुछ 7-8 पेजेस में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये मैं सब सॉल्व करवा चुका हूँ, इसलिए रेड से आपको मार्किंग दिखेगी इसमें। मैं कुछ ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे मार्किंग ना हो या कम हो। ऑलमोस्ट सब पे मार्किंग ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये रेड वाला पोर्शन हटा के समझ के चलो। इस तरह से सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 31 आया, इसमें ये क्वेश्चन आया और ये आंसर आया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जो भी फाइनल आंसर रहेगा हर क्वेश्चन का वो मैंने हाईलाइट किया हुआ रहेगा, ताकि आपको फटाफट मिल जाए। ये क्यों हाईलाइट किया है, अपन एक कोई अप्रोच फॉलो करने वाले हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से सर सारा आपका मटेरियल रहेगा। आपको इसके कुछ सैम्पल पेजेस देखने हैं तो कॉन्फ्रेंजा की MCQ ऐप या कॉन्फ्रेंजा वेबसाइट में बुक सेक्शन में कंपाइलर देखोगे तो उसमें कुछ 5-10 पेजेस मैंने सैम्पल बेसिस पे अपलोड किए हुए हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया। ये जितनी भी रेड मार्किंग है ना, ये तो मैंने लास्ट वाली बैच में पढ़ाया और मार्किंग करके दिया, तो वो किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पढ़ाने का तरीका भी मेरा यही रहेगा कि हर स्टेप को, हर चीज़ को मैं समझाऊँगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो पूरा कैलकुलेशन डिक्टेशन के साथ, ये हर एक चीज़। ठीक है, तो एक आपको आइडिया आ गया कंपाइलर के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड सर थ्योरी बुक। थ्योरी बुक लास्ट टाइम पे ये इतनी सी थी, अभी देखता हूँ मैं या तो इतनी रहेगी या तो फिर वो इतनी बड़ी रहेगी, छोटी रहेगी। उसमें से सारी थ्योरी आपको कवर करनी है, हम कवर करेंगे क्लास में। उसका अप्रोच जो है टीचिंग का मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा थ्योरी में। तो एक थ्योरी बुक आएगी जिसके अंदर स्टडी मटेरियल से सब कुछ उठाया हुआ रहेगा और पैटर्न बदला हुआ रहेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा थोड़ा बहुत ऐसा। इसके बाद आपको एक और आएगी, ये 2 जो मटेरियल आए ना, कंपाइलर और थ्योरी बुक, इसके अंदर में सब कुछ कवर हो गया इंस्टीट्यूट का। इसके बाद फॉर्मूला बुक, ये प्योरली इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे। तो कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है एक बेहतर तरीके से, तो ये दोनों बुक काफ़ी है उसके लिए। अब आती है बारी फार्मूला बुक की। तो जितने भी फार्मूलाज मैं स्टार्टिंग से एंड तक आपको पढ़ाऊंगा वो सारे एक जगह पे कंपाइल करके ऐसी छोटी सी मैं किताब बना दूंगा। अभी तक कोई फार्मूला बुक नहीं जाती थी मेरी, इस बार फार्मूला बुक जाएगी एक ऐसी छोटी सी किताब में। आप देख सकते हो, अगर मैं मेरे हाथ पे रखूँ तो ये ऊपर की उंगली है और ये मेरा पाम यहाँ पे, यहीं पे कंप्लीट हो जाती है ये किताब। ठीक है, या फिर ऐसा कैसे दिखा सकते हो, ये लो, आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद आएगा सर समरी चार्ट्स। समरी चार्ट्स में कुछ इस तरह के, अच्छा ये भी येलो में है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, कुछ इस तरह के चार्ट आपको आएंगे जिसके अंदर में बहुत कुछ मार्क रहेगा। आपको इसमें तो खैर ग्रीन स्क्रीन की वजह से दिखेगा नहीं, मैं अपने पास जो चार्ट्स हैं इसके थ्रू दिखा देता हूँ। ये रहा, ये ऐसे चार्ट्स रहेंगे। हाँ, अब आप बोलोगे सर कि ये हो सकता है डिज़ाइन बदल जाए, डिज़ाइन येलो ही रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डिज़ाइन इसका बदल सकता है।
ये पुराने चार्ट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन के वीडियो के समय मेरे पास एक भी किताब फाइनल नहीं हुई है, सब अलग अलग काम चल रहा है। एक बंदा चार्ट्स पे काम करेगा, एक थ्योरी बुक पे काम कर रहा है, एक प्रैक्टिकल पे, एक कंपाइलर पे, उसके बाद मैं सबको फाइनल कर रहा हूँ ऐसा। तो इस तरह से चार्ट्स रहेंगे। अब चार्ट्स के अंदर में क्या रहेगा सर? चार्ट्स के अंदर थ्योरी भी बहुत कुछ रहेगी इंपॉर्टेंट वाली, सारी नहीं रहेगी, पॉसिबल नहीं है सारी इंक्लूड करना, और फॉर्मूलेज सारे रहेंगे। इसके अलावा समरी चार्ट बोलते हैं इसको। समरी चार्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि कोई एक चैप्टर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक चैप्टर का पूरा पिक्चर इमेजिन करने में, जो ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप ये चार्ट्स पढ़ के चले जाओगे, जिसको हार्डली 2-3 घंटे लगेंगे, मान लो 5 घंटे तो लगेंगे पूरा पढ़ने के लिए अच्छे से, तो भी आपका पूरा मटेरियल कवर हो जाएगा, वो भी सिर्फ 14 पन्नों में। मतलब इसकी विड्थ बस इतनी सी है, और ये चार्ट का साइज़ भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये देख लो, मतलब इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद समरी चार्ट के बाद में, अच्छा, आपको अप्रैल एंड से स्टार्टिंग में ये 1 2 3 4 स्टार्टिंग के जो 1 2 3 4 ये तो मिल जाएंगे। इसके बाद आती है कॉन्सेप्ट बुक और ऑल्टरनेटिव आंसर्स। कॉन्सेप्ट बुक का मतलब मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊँगा, फॉर्मूलेज आपको समझाऊँगा, डेरिवेशन निकालेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये सारी चीज़ों का एक मैं साथ साथ में, बैच के साथ साथ में अलग से लिखता जाऊँगा, और आखिरी में, बैच ख़त्म होने के आखिरी में उसको प्रिंट करवा के आपके घर भिजवा दूंगा। तो ये बुक आपको अभी नहीं आएगी, ये बाद में आएगी, और ये मैं एडिशनल दे रहा हूँ। मान के चलिए कि मतलब ये एक्चुअल में इंक्लूड करनी नहीं चाहिए थी, बट अब बच्चों की रिक्वेस्ट है तो मैंने सोचा चलो लिखना तो है ही रेगुलर बैच में, तो उसको इकट्ठा करके मैं बाद में आपको एक बुक बना के भेज दूंगा। तो मे भी इसकी फॉर्मेटिंग उतनी अच्छी ना हो। बात आती है ऑल्टरनेटिव आंसर पे कि सर से ये क्या है, ये समझा दो। कंपाइलर में क्वेश्चन और आंसर दोनों है इंस्टीट्यूट के, आंसर भी इंस्टीट्यूट का है, लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट एम्बिग्यूअस आंसर देता है, गलत आंसर भी दे सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, या आंसर सही है लेकिन अननेसेसरीली लेंथी स्टेप जो समझ नहीं आती बच्चों को, वो फॉलो की हुई है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के ऑल्टरनेटिव आंसर्स मैं साथ साथ में बनाते जाऊंगा, आपको पढ़ाते समय लिखवाऊंगा आपको बाकायदा क्लास में कॉपी में ऑल्टरनेटिव्स आंसर, और इन सब को इकट्ठा करके इसका भी प्रिंट आउट मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा। तो आखिरी में आपको कॉन्सेप्ट बुक और ऑल्टरनेटिव आंसर आएंगे। अगर आपने जब लेक्चर्स खरीदे आपको ये 2 किताबें नहीं मिली, इसका मतलब ये आखिरी में आएगा, एक बार आप मेल डाल के छोड़ सकते हो। हाँ, ये 3-4 चीज़ें आपको एक साथ आ जाएगी। अगर इसमें से भी कुछ नहीं आया तो आप मेल पे बात कर सकते हो स्टाफ से। तो ऑल ओवर आपको इतना आएगा। ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई? चलो, ये 2 चीज़ें, कुछ 2 चीज़ें नहीं है, कॉन्सेप्ट बुक, ऑल्टरनेटिव आंसर और फार्मूला बुक, जो आज के, एक सेकंड, आज के पहले मैंने किसी को भी नहीं दी। अब ध्यान देना। अब बात करते हैं सर टीचिंग अप्रोच की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आप डिसाइड करोगे कि मयंक सर क्या और कैसे और अच्छा या बुरा जो भी पढ़ाने वाले। अब ये आप पे है, मैंने अपना तरीका बताना है। मेरे बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि सर मैं एसएफएम पढ़ा रहा हूँ 2014 से, 2014 से 2020 कंप्लीट हो गया, 21 शुरू हो गया, मिड 21 भी मान लो ख़त्म ही हो गया पूरा। तो हो चुके हैं 6-7 साल हो गए एसएफएम पढ़ाते हुए। बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैंने पढ़ाया है। कई बैचेस में लिखा के पढ़ाया, कई बैचेस में बिना लिखाए भी पढ़ाया, कई बैचेस में आधा लिखा के आधा नहीं लिखा के भी पढ़ाया, कई बैचेस में थ्योरी छोड़ के पढ़ाया, कई बैचेस में प्रैक्टिकल पूरा का पूरा सॉल्व कराया। बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। बट जब बच्चा क्लास ख़त्म होती है तब बहुत बार तो अच्छा ही बोलता है कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। बट जब आप बच्चे को देखते हो कि उसके दिमाग में कितनी चीज़ें भरी है, तब थोड़ी सी निराशा होती है। बहुत सारे बच्चे तो कर लेते हैं, और ये सिर्फ मेरी क्लास के नहीं, हर क्लास के साथ में है। इसलिए आज तक ये कहा जाता है कि क्लास लेना तो बेफुजुल है, आखिरी में जाके खुद को ही पढ़ना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो आखिरी में जाके खुद को ही पढ़ना पड़ता है, इसको भी मैं कुछ हद तक ईजी कर दूँ। कैसे करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा। अब बाकी सारी क्लासेस से हो सकता है आपको मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग लगे, और सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप इस पर विश्वास ना करो, लेकिन ये टेस्टेड और प्रूवन अप्रोच है। कहाँ टेस्ट किया सर और कहाँ कहाँ से प्रूव हुआ?
सेम अप्रोच मैंने फास्ट ट्रैक बैच में जो इसके पहले रिकॉर्ड करी थी और मार्केट में बच्चों को दिया, तो मैंने वही अप्रोच फॉलो किया और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अप्रोच को समरी में मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे आप एक गाइडेंस के तौर पे लेना, और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़वा के ले लूँगा, आपसे पढ़वा के ले लूँगा। पढ़ाऊँगा सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़वा के ले लूँगा। पढ़वा के लेने का मतलब मेहनत मैंने आप ही से करानी है, और यहाँ हो गया अप्रोच मेरा ख़त्म। आप ही से करानी है मतलब मैं आपको ही बहुत सारी चीज़ें करने बोलूँगा और आपको करते जाना है सर। आपको बस इस अप्रोच पे विश्वास रखना है, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जब बैच ख़त्म होगी तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में आप बेस्ट फील करेंगे कि यार हाँ, एसएफएम हो गया स्ट्रॉन्ग बाकी बैचेस के कंपैरिजन में। तो मेरा बस यही कहना है, अगर आपको लगता है कि अप्रोच पसंद नहीं आ रही तो इसी पॉइंट पे आप रिफ़ंड ले लेना। गारंटी देता हूँ मैं कि मैं रिफ़ंड भी दे दूँगा और कोई टेंशन भी नहीं। मतलब आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा सर, हार्ड अर्न मनी। लेकिन आप मेरे साथ अगर पेशेंस रखोगे थोड़ा और अप्रोच पे भरोसा रखोगे जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो बैच ख़त्म होते होते आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर दिला दूंगा कि ये सब्जेक्ट में अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। आई होप एवरी स्टूडेंट वांट्स दैट कि मेरा आज की डेट में ज़ीरो नॉलेज है इस सब्जेक्ट में, और ख़त्म होते होते एटलीस्ट ये तो हो कि मेरे को इस सब्जेक्ट की चिंता नहीं है, बाकी देखते बैठेंगे। तो अप्रोच क्या है सर? अप्रोच रहेगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अलग और थ्योरी क्वेश्चंस की अलग, ठीक है। पहले तो मैं पढ़ाऊँगा क्या ये बता देता हूँ। मैं बेसिक्स आपको बताऊँगा, उसमें से हो सकता है इंटर के कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को समझाने पड़ रहे हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरे समझाऊंगा, लॉजिक क्या है। इंस्टीट्यूट कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करता है जो बहुत सब्जेक्टिव है, बिल्कुल भी उसको समझना ज़रूरी नहीं है, और समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अजम्पशंस, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों में घुसना पड़ेगा, जिससे आप अपने सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाओगे। तो जब मेरे को लगेगा कि यहाँ से तो सिर्फ डाइवर्जन ही पॉसिबल है, कन्फ्यूजन ही पॉसिबल है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही ऊपर ऊपर से समझ के आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का लॉजिक डेरिवेशन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में रियल वर्ल्ड में शेयर ट्रेडिंग कैसी होती है, फॉरेक्स का क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बताएंगे। 20-30% ऑफ द योर एंटायर कोर्स इज़ नॉट एट ऑल अप्लीकेबल इन रियल लाइफ, तो वहाँ सब्जेक्टिव है बोल के मैं आगे बढ़ूंगा। बाकी शेयर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग कैसी होती है, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कैसी होती है, म्यूचुअल फंड में मैंने कितने इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे रिटर्न बढ़ता है, सब कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिंग करके अपने प्लेटफॉर्म पे ले जाके। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसका अप्रोच मैं नीचे बताऊंगा। थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे, उसका अप्रोच भी नीचे बताऊंगा। और हर चैप्टर के एंड में हम रिवाइज करेंगे। वो एक एक रिवीजन वीडियो हर चैप्टर का भी अगर आप आखिरी एग्जाम के पहले कर लोगे तो भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं सर अप्रोच क्या रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कब शुरू होगा पता है? मैं आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा क्लास में, आपको मेरे साथ वीडियो देखना है वो। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हुई और हम न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हुए, तो अब आपको कर देना है वीडियो बंद और सिर्फ रखना है कंपाइलर आपके हाथ में। कंपाइलर का वो क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को ये अंडरस्टैंड हो गया, मतलब आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करके देखेंगे रफ में अपनी कॉपी में। सर अभी तो एक बार भी आपने सॉल्व नहीं कराया, एक बार भी मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं कैसे कर लूँगा? बस यहीं पे मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर कि कोशिश करना। 600 क्वेश्चंस है जो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। इन 600 क्वेश्चन में 600 बार मिस्टेक्स करो, चलता। वही मैं चाहता हूं, मेक मिस्टेक्स इवन हंड्रेड्स ऑफ देम, मेक इट। मैं आपसे गलती करवाना चाहता हूं, यहां पे घर में बैठ के आप गलती कर लो जितनी करनी है, एग्जाम हॉल में नहीं करने दूंगा मैं आपको गलती। सो यू विल मेक मिस्टेक्स, मैक्सिमम ऑफ देम यू विल मेक, बट मेरे वीडियो देखने के पहले, उस क्वेश्चन का आंसर देखने के पहले, आंसर दो जगह पे मिलेगा। एक तो मैं जब वीडियो में समझाऊंगा तब, और कंपाइलर में भी आंसर दिया होगा। लेकिन कंपाइलर का भी आंसर नहीं देखना, ना आपने वीडियो देखना है, आपने पहले खुद सॉल्व करना है, रफ में ही सॉल्व कर लो। चलो, उसके बाद आप गलतियां करोगे, अटकोगे,
थोड़ी सी निराशा होएगी कि मैंने कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है, होने दो, ये तो पहली रीडिंग है सर, गलतियां माफ। कौन बोलने वाला है? सर आके डांटने नहीं वाले आपको वहाँ पे घर पे, मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, गर्लफ्रेंड को बताना मत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं किसी को नहीं पता चल रहा। इट्स विद इन यू, यू आर मेकिंग मिस्टेक, यू आर लर्निंग, इट्स ओके, ठीक है। बस मोटिवेशन वहाँ पे डाउन नहीं होना चाहिए, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। उसके बाद वीडियो देखो, जहाँ पे भी गलतियाँ करी आपने वीडियो देखा या कंपाइलर में आंसर देखा, कंपाइलर में फाइनल आंसर से मैच करके देखो, वहाँ हाईलाइट किया हुआ मिलेगा आपको। मैच हो गया तो एक अलग ही बूस्ट आएगा आपके कॉन्फिडेंस में कि मैंने बिना देखे करके प्रूव कर दिया। उसके बाद अगर आपको गलती होती है तो वीडियो देखो, समझो। वीडियो देखने के बाद आपको 100% गारंटी आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती क्यों करी, क्या समझ नहीं आया था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो भी गलती हुई है उसको नोट डाउन कर लो कंपाइलर के अंदर ही। नोट डाउन इंप्रूवमेंट्स। अच्छा, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक करने दो। एंड डिफ़िकल्ट एरियाज, जितना भी डिफ़िकल्ट पॉइंट लगा आप नोट डाउन करो। कैसे नोट डाउन करते हैं सर? मैं आपको क्लास में भी बताऊंगा। जब आप वीडियो देखोगे ना, उसका पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन का जब मैं वीडियो समझा रहा हूँ, आंसर समझा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, और ये भी बोलूँगा कि मार्किंग करनी है सर। ये तो आई थिंक दूसरा है, ये रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने बताया था कि देखो ये कांस्टेंट ग्रोथ को अंडरलाइन करना और डिविडेंड पॉलिसी चेंज नहीं हुई है उसको अंडरलाइन करना। तो इस क्वेश्चन में वो इम्पॉर्टेंट था इसलिए अंडरलाइन करवाया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट करना और ये सारी प्रोसेस रिपीट करना हर क्वेश्चन के लिए। बस इतना अगर आपने कर लिया, मैं 100% गारंटी देता हूँ यू विल फील कॉन्फिडेंट एट द एंड ऑफ द बैच। क्योंकि आप गलतियाँ नहीं करते हो, गलती नहीं करी, कोशिश नहीं करी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आखिरी में। तो इस बैच में ऐसा होगा सर, इस क्लास में ऐसा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर क्लासेस कि सर के पढ़ाने के पहले आप ट्राई करोगे, गलतियाँ करोगे, फिर सर बताएंगे, फिर सर के हिसाब से आपको ठीक करना होगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने कराया होगा लेट्स से आधे घंटे में, उस क्वेश्चन को आपको 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 200 घंटे के वीडियोस के लिए आपको 300 घंटे देने पड़ेंगे, 1.5 गुना टाइम। तो टाइम तो सर इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक बार इन्वेस्ट करना है लाइफ में, गलतियां बार बार नहीं करनी और एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करनी, तो यहाँ कर लो चलेगा। तो रेगुलर बैच है, थोड़ा टाइम तो लगेगा सर, लेकिन पेशेंस आपको रखना है। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अप्रोच। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 600 क्वेश्चंस कवर कराने मैंने, और इसके अलावा आपको सही तरीके से भी कराना है, रिवीजन भी कराना है, थ्योरी भी मैक्सिमम कवर करवानी है। तो ऐसे इसमें मैं क्वेश्चन का जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ आंसर दिया हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ही पेज पे जो होगा मैं वो ले लेता हूँ। ये देखो, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ा समझा, उसके बाद ये है आंसर। अब आपको ज़रा सा भी लॉजिक बनता कि ये सारी स्टेप्स मैं अलग से लिखूं, नहीं, तो मैं आंसर्स नहीं लिखने वाला। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे आप या तो मुझ पे भरोसा करके आगे बढ़ो या तो यहाँ से रिफ़ंड ले लो। बट भरोसा करके आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी। इट डजंट मेक इवन सेंस। इसमें 2 फ़ायदे होंगे आपके। इंस्टीट्यूट का आंसर समझ में आ जाएगा। बहुत सारे टीचर्स, इवन मैं भी पहले अपने आंसर्स ही पढ़ाता था, उसके बाद जब बच्चा आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, प्रैक्टिस मैनुअल, इंस्टीट्यूट का कोई भी किताब उठाता था तो उसे आंसर अजीबोगरीब लगता था कि अरे यार ये तो डबल काम हो गया। एक क्वेश्चन के लिए फैकल्टी ने अलग अप्रोच फॉलो किया, इंस्टीट्यूट का अलग अप्रोच है, भले ही दोनों का आंसर 1005.96 आ रहा है, बट दोनों का अप्रोच अलग अलग है। मैं क्या फॉलो करूँ, इंस्टीट्यूट किस हिसाब से मार्क्स देगा, इंस्टीट्यूट के हिसाब से मार्क्स देगा, तो उनका अप्रोच समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये सारा अप्रोच आपको समझाऊंगा। इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया हुआ है तो ये चीज़ मैं लिखूंगा नहीं। हाँ, मैं कब क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर, जब मेरे को लगा कि इंस्टीट्यूट का ये आंसर एक तो गलत है, कुछ आंसर्स गलत है, एम्बिग्यूअस है,
या फिर इंस्टीट्यूट ने अननेसेसरी लेंथी प्रोसीजर फॉलो किए, तो इसका सिंपल तरीका मैं आपको दे दूंगा। ये सारे आंसर्स आपको ऑल्टरनेटिव आंसर वाली शीट में या बुक में मिल जाएंगे। एक तो ये फ़ायदा कि आपका इसके साथ इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल पूरा कवर हो जाएगा, अलग से इंस्टीट्यूट का मटेरियल फैकल्टी की किताब के बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा मैं आपका टाइम बचा के दूंगा। बहुत सारे टीचर्स और मैं भी इंक्लूडिंग जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वो आंसर लिखने में काफ़ी समय लग जाता है, और वो समय घंटों में इंक्रीज़ हो जाता है, और वो बैच हो जाती है 250 से 300 घंटे की। मैं कोशिश करूंगा सर 125 घंटे में ये आपकी बैच कंप्लीट करवा दूँ, 125, 200 या फिर उससे भी कम, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं निकले वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बैच 180 घंटे के आसपास ख़त्म हो जानी चाहिए। ये तो पहला वीडियो, मेरे को आइडिया नहीं है, उसी के आसपास आप मान के चलो। तो मैं आपका टाइम बहुत बचा के दूंगा, और आई डोंट थिंक सो टाइम से इम्पॉर्टेंट इस दुनिया में और कुछ होगा। पैसा भी नहीं इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा अप्रोच। इसके बाद आप बात करते हैं सर थ्योरी क्वेश्चंस की। थ्योरी क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्टिव है और बहुत सारे एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो जहाँ जहाँ मेरे को 80% 70% में सारे थ्योरी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में समझाऊँगा। लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस मेरे से सुन सुन के आप बोर हो जाओगे। इवन मैं आपकी जगह बैठूंगा तो भी मैं थ्योरी सुन नहीं पाऊँगा इतनी, तो मैं उसको समझाऊँगा, लेकिन पढ़ना आप ही को ही है। सो पिकअप अ क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी बुक। अप्रोच समझ लो, आप लेक्चर नहीं भी ले रहे हो, कहीं से भी थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की ये अप्रोच फॉलो करो। पिकअप अ क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी बुक, सिंपल रीडिंग दो, न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं ना उस तरीके से रीडिंग करो इसकी, और 30% समझ में आ जाना चाहिए वो क्वेश्चन पढ़ के। 30% मतलब अगर 10 पॉइंट दिए उसमें से 3 भी समझ में आ गए ना तो इट्स ओके। पहली रीडिंग है तो खुद से ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ कि 10 के 10 पॉइंट समझ में आएंगे। 7 पॉइंट नहीं समझ में आए, दैट्स ओके। इसके बाद आती है सर सीक्रेट वाली बात, ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स। जितना भी पॉइंट आप पढ़ते जा रहे हो, आंखें बंद करो और सब इमेजिन करो कि अगर आपको वो दुनिया बनानी होती जो लिखा है तो वो कैसे बनाते। विजुअलाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी थ्योरी मैं स्ट्रॉन्ग करा के दे दूंगा। अगर आपने ये पॉइंट छूट गया तो आप थ्योरी में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे सर, मैं गारंटी देता हूँ। रट सकते हो, रटना है तो विजुअलाइज करोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडरलाइन करो उसके बाद, या हाईलाइट करो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। मैं समझा देता हूँ आपको। ये है, मान लो थ्योरी का मैं थोड़ा अलग बुक रहेगा, ये पुराना एडिशन आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये है, अब अगर इतना है तो लॉन्ग टर्म, इस पर्टिकुलर पहले पॉइंट में लॉन्ग टर्म वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको बोल्ड करके दे दिया। आप बोल्ड थोड़ी कर पाओगे, आप या तो इसको ऐसे अंडरलाइन करोगे या तो आप हाईलाइट करोगे। तो या तो हाईलाइट करो या तो अंडरलाइन करो, करते जाओ साथ साथ में। आखिरी में बहुत काम आएगा। एक बार पूरा पढ़ने के बाद में जब आप रिवीजन करने आओगे ना तो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म पढ़ोगे और आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। सिर्फ अनसर्टनिटी पढ़ोगे, आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। इट विल लीड टू टाइम सेविंग एंड इंक्रीज इन रिवीजन। उसके बाद रिपीट करो सेम प्रोसीजर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पकड़ो, पढ़ो, विजुअलाइज, अंडरलाइन एंड हाईलाइट, आगे बढ़ो। और इस तरह से, ये तो हो गई सारे थ्योरी बुक की एक रीडिंग। इस तरह से मिनिमम 4 रीडिंग आपको कंप्लीट करनी है एग्जाम के पहले। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम के पहले 4 रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब एक और बात, जब आप ये बैच ले रहे हो, मैं मान के चलता हूँ एटलीस्ट 1.5 साल पहले तो एग्ज़ाम के आप बैच ले रहे हो, तो हर पहला रिवीजन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा एग्ज़ाम के पहले पहले, और यहाँ आप पढ़ने जाओगे तो इनमें 3 महीने का गैप होना चाहिए पहले 3 रीडिंग में। पहली रीडिंग आज की तो उसके एटलीस्ट 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद दूसरी रीडिंग करनी है। उसके 3, 5, 6 महीने बाद तीसरी रीडिंग करनी है। तो ये तीसरी रीडिंग और चौथी रीडिंग मोस्टली मेरे को लगता है आपके आखिरी के 3 महीनों में फंसेगी, और ये उसके पहले हो जानी चाहिए 2 बार रीडिंग देना है। खुद से एक्सपेक्टेशन मत रखना कि याद रहेगा, पॉइंट याद नहीं रखो। मैं आखिरी में बताऊंगा कि थ्योरी के पॉइंट याद नहीं भी रहेंगे और आप फिर भी सॉल्व कर पाओगे और लिख पाओगे एग्ज़ाम हॉल में। और ये तो बिल्कुल एग्ज़ाम के लास्ट महीने में, एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने के पहले की रीडिंग रहेगी, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको फॉलो करना है। सो दिस इज़ द अप्रोच इन थ्योरी क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। इस तरह से सर सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। बहुत कुछ मैंने बताया आपको, और ये सब चीज़ें एक एक करके इंपॉर्टेंट है। अब विजुअलाइजेशन का मैं आपको पावर बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि
एक ज़माना था जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो मेरे को बस एक चीज़ बताओ कि जिसने भी पहला मोबाइल फ़ोन बनाया या ऐसा बनाया, उसने क्या सोचा होगा? पंखा। पहले पंखे अगर नहीं हुआ करते थे, ऐसे 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 करके हवा लगानी पड़ती थी, तो किसी न किसी ने तो पहले सोचा होगा ना कि ऐसा कुछ बनाते हैं। उसकी इमेजिनेशन से ये चीज़ इन्वेंट हुई है। उसके बाद लोगों ने तो सिर्फ इसको कॉपी किया है। देख के सेम चीज़ बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको बनाना, उसके लिए लगता है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर। कुछ भी, ये माइक ले लो, किसने सोचा कि ऐसे भी कभी मैं बोलूँगा और आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होएगी, मतलब इसके थ्रू पास होके रिकॉर्ड होएगी? नहीं, पहले बंदे ने इमेजिनेशन, उसका इमेजिनेशन पावर देख रहे हो। अगर ऐसा आप कर लेते हो ना इसमें थियरी में, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपने आप चीज़ें याद आएगी, अपने आप। रटने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं। तो जो आखिरी में स्ट्रेस होता है ना कि मेरे को याद नहीं याद नहीं याद नहीं, सब खत्म सर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन फॉर द एंटायर रेगुलर बैच। पहला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने पूरा देखा हो, आखिरी तक पहुँचे हो, तभी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। इन सारे मटेरियल के अलावा आपको छोटे छोटे 2-3 मटेरियल मिलेंगे। जैसे मैंने ये वाला आपको बताया था ना, वेटेज वाला। उसके बाद में कंपाइलर के हर क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट वाली शीट भी आपको मिलेगी इसके साथ में, आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए रहेगा। तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत मिलेगा आपको। और बाकी किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी, और अमेंडमेंट अपडेट, सारे अपडेट आपके कोर्सेज से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पे मैं डालते रहूँगा। तो सबसे पहले आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सर, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले चीज़ हर क्लास आपकी अपडेट से रिलेटेड वहीं पे आएगी। यूट्यूब पे भी इतना नहीं आएगा जितना इस पे आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो से सर हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ये थेरी है पहला चैप्टर, मैं डिसाइड करूँगा, या फिर बेसिक शुरू करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये वो सब चीज़ें। तो देखता हूँ पहला चैप्टर, क्योंकि थेरी है तो पहले मैं थेरी को थोड़ा सा ले लेता हूँ, उसके बाद जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होने के होंगे उसके पहले बेसिक्स वगैरह मैं आपको बता के आगे बढ़ूँगा। वी आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट। आई विल कीप द मिक्स, कि एक साथ मैं थेरी भी नहीं पढ़ाऊँगा, एक साथ मैं न्यूमेरिकल्स भी नहीं पढ़ाऊँगा, एक साथ रियल वर्ल्ड वाली चीज़ें भी नहीं लूँगा, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। क्योंकि कोई भी एक चीज़ मैं अगर एक साथ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो बोर हो जाओगे आप लोग। तो वो सब नहीं, अपन मिक्स रखेंगे थोड़ा थोड़ा, और मज़ा आएगा। आप सपोर्ट करिए सर, और मैं गारंटी देता हूँ आपका ये सब्जेक्ट बेस्ट सब्जेक्ट आपका बना के दूंगा। बाय बाय फॉर नाउ।